गुलाम वंश। गुलाम वंश का सबसे पहला गुलाम वंश का संस्थापक कौन कहलाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का तो संस्थापक हुआ, लेकिन इस संस्थापक को वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँ ये आया यहाँ पे गुलाम बन के और चीजें, लेकिन इसने कोई विस्तार या कोई बड़ा युद्ध या कोई बहुत कुछ ऐसा किया नहीं जो बोले कि गुलाम वंश के संस्थापक यही थे। वो तो इनको दहेज में मिल गया तो ये यहाँ आ गए, अब यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ रह रहे तो यहाँ काम कर रहे हैं, और काम भी वो कुछ ऐसा खास इतना नहीं किए कि कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो जिसके लिए ऐसा हुआ हो चीजें बना। इसके बाद जो शासक आएंगे तो वो उनमें कहलाएंगे कि वो, तो इसमें ये भी आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्या कुतुबुद्दीन ऐबक थे? तो ये पूछा इसलिए। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे? किसके दामाद थे? गौरी के, और उसके गुलाम भी थे। ठीक है, फिर उनके दामाद। ठीक है, अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत बड़ा राज्य मिल गया, राजस्थान पृथ्वीराज चौहान का भी मिल गया और ये भी मिल गया है ना, जयचंद का भी मिल गया, जयसिंह का भी, सब बहुत सारे इनको राज्य मिलता गया, विस्तार होता गया। अब जब ये यहाँ पे आया तो इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई। इसको बहुत सारी उपाधि दी गई। ठीक है, जैसे इनको कुरान बख्श, कुरान खान भी कहा गया। इनको जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है, हिंदू धर्म हो चाहे पादरी हो, हमारे यहाँ मौलाना भी होते हैं, हाफिज भी होते हैं, मुफ्ती भी होते हैं। ठीक है, तो जो हाफिज होते हैं उनको क्या होता है, कुरान पाक पूरी याद होती है, पूरी के पूरे बिना देखे, है ना, पूरी याद होती है। याद हो जाती है भाई, पढ़ते उनके साल भर वो होता है। अब वो कोई और चीज भाई, हर चीज का अब पूछा जाए, शंकराचार्य जी, अभी बागेश्वर धाम महाराज के जो गुरु जी हैं, उन्हें कितनी अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि कितनी किताबों उनके कंठस्थ याद, कैसे याद होगा? अपन भी तो याद हो सकती है जब रिपीट करते रहेंगे, रामायण जैसे। तुम्हें फर्स्ट से लेके 12 तक की चीजें याद हैं, जो याद रखने लायक है वो याद है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री में भी कई चीजें ऐसी हैं कि अभी नौकरी मिल जाएगी, सब भूल जाएंगे, लेकिन सब नहीं भूलेंगे, बोल तो दिया अपन सब भूलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पल होंगे जो एक चीजें याद होती हैं, वो कभी नहीं भुलाई जाती। ठीक है, तो वैसे ही तो वो जब कुरान पढ़ने बैठते हैं तो वो क्या होता है, हिफ्ज लगता है, उसका हिफ्ज लगाते हैं और कई कई घंटे बैठ के पढ़ाई होती है उसकी, और साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत में बोलने में कोई फर्क थोड़ी ना लगेगा, निश्चय और निश्चयते कोई फर्क है ज्यादा, है ना, कदाचित, गच्छामि, है ना, अहम, तो बहुत सारी चीजें। अब निश्चयते, अब संस्कृत में जब बोल रहे तो हम निश्चित भी बोल दिए, निश्चयते बोल दिए तो गलत संस्कृत में कहलाएगा ही, क्या होगा, निश्चयतम, है ना, यम यम प्राण तनु निश्चयतम। तो ये क्या होता है, ये श्लोक बोला है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद्धनम, है ना। तो पुस्तकस्था मतलब पुस्तक है, पुस्तक को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, पुस्तक। अब अपनी कोई भाषा अंग्रेज के सामने अगर अपन हिंदी में ही बोलेंगे ना, पगला गए हो का, तो अंग्रेज बोलेगा इन लोग को कैसे ही आया है, और अपन अंग्रेजों के लिए क्या होता है, वे कितनी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। तो हर कोई एक दूसरे की चीजों को बहुत प्रेम करता है, अच्छी चीजें लग रही है बहुत, अरे इनने ये किया भाई, वो उस फील्ड में है,
वो चीज कर रहा है तो उसको आ रही है। आप भी अमेरिका में पैदा होते, इंग्लैंड में पैदा होते तो तुम्हें भी वही आती है, होते इंडियन लेकिन बोलते वैसे ही, तुम्हें हिंदी नहीं आती। CBSE वालों को इंग्लिश में 67, 68, 79, 69, 49 ये सब बोलने में बड़ी परेशानी होती है ना, बैठ जाते हैं, उनको तो गिनती तक नहीं आती हिंदी की। अगर दुकानदार कह देता है कभी कभी तो वो हाँ नहीं रहते, बनी सी बात है, वो गिनती ही नहीं आती उनको, तो प्रॉब्लम होती है, गिनती नहीं आ रही है। इंग्लिश में 1 2 3 4 5 10th 11 12 13 मतलब 15 16 तक गए, उसके बाद वो नहीं बोल पाएंगे हिंदी की। उनको बोलो 39 बोलो क्या होता है, तो उनको बोलते तक नहीं बनेगा। लेकिन अपन को क्या होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को बहुत अच्छा होता है, इसलिए होता है क्योंकि वो हिंदी में तो बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी वो वर्ड पहचान लेते हैं, है ना। लेकिन क्या करे, सब कचरा बन जाते हैं, खुद ही से अपने आप को कचरा बना। तो अब इनको क्या हुआ कि इनको कुरान पूरा याद था, कुरान पूरा याद था, गुलाम था लेकिन उसको पूरी की पूरी कुरान। तो इसके कारण इनको कौन सी उपाधि कहा जाता था, कुरान खान। बहुत सारी उपाधि है ना। कुरान खान, लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहते थे, ये लाखों रुपए दान दे देता था, है ना। अगर कहीं दान देना है तो वो कई रुपया, लाखों रुपए दान दे देता था, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, लाख बख्श। फिर इसको एक और उपाधि दी जाती थी, हातिम। हातिम, हातिम इसलिए कहा जाते थे क्योंकि ये गरीबों का बहुत साथ देता था, बहुत गरीबों के लिए बहुत सेवा करता था, गरीबों के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बोल रहे हैं। अगर इतनी अगर सेवा भाव है तो जजिया टैक्स ही बंद कर देते, है ना। गरीबों को अगर दान दे रहे, गरीबों का भला कर रहे तो जजिया बंद कर देते, ऐसी है तो सबसे बड़ी हेल्प हो जाती। खैर वो उनके हिसाब का जो होगा उसके नॉर्म से नहीं होगा कि नहीं दे तो रहा था उसको पैसे, तो वो गरीब उस टैक्स में तो उसको ही दे रहे थे ना वापस, दे रहे थे। अगर टैक्स बंद कर देते तो गरीब का पैसा गरीब के पास ही रहता, काय के लिए टैक्स देता। जो 18 वाले मेहनत कर रहे हैं, कमा के ला रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, फिर उसमें से जजिया दे रहे हैं, वो भी बंद ही कर देता तो फ्री हो जाते, सभी के लिए एक समान होता है। लेकिन हो सकता है उनके बाप ने चालू करा है तो नहीं कर सकते। हातिम, ठीक, इसलिए इनको क्या बोला गया, हातिम। फिर इनको कुरान बख्श भी कहा गया और कुरान खान भी, है ना। ये भी दे देते हैं, कुरान खान की जगह कुरान, कभी कभी कुरान बख्श भी बोल देते हैं। कुरान खान किसे कहा जाता है या कुरान बख्श किसे कहा जाता है। बख्श मतलब क्या होता है, बख्श मतलब क्या होता है, क्या हो गया, नहीं है, नहीं शाम को अभी कहीं नहीं। हाँ, अब जब ये यहाँ आए तो इनके ना एक गुरु भी, मतलब गुरु जैसे अपने यहाँ उनके धाम में है ना, हर कोई एक ना एक गुरु होते हैं, उस्ताद। अब जरूरी नहीं है कि इकलौते जो पढ़ाने वाला हो वही हो, भाई माँ बाप भी गुरु ही है, उस्ताद ही है वो भी। भाई बाप के पास कोई काम कर रहा है, उनका हुनर सीखा तो वो उनके पिताजी तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या है, वो उनका उस्ताद भी है ना। तो वो भी क्या है, इनके भी उस्ताद का नाम क्या था, बख्तियार काकी। गुरु जी का नाम क्या था, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, है ना। गुरु जी भी इनके बाद पहुंचे हुए रहे, अभी बहुत माना जाता है इनकी, अभी भी मोराल लिए जाती, मानता अंता के लिए लोग जाते हैं। उनकी कहीं पर दरगाह है ना। और अब ये आया कि कुतुब मीनार, अभी आ गया एक खड़ा। तो जो कुतुब मीनार था उसने किसके लिए बनवाया था, अपने गुरु जी की याद, काकी, बख्तियार काकी, ठीक। इसने क्या किया, कुतुब मीनार, है ना। किसके लिए बनवाया था,
गुरु जी की। बख्तियार गुरु जी है ना। हाँ काकी है काकी। गुरु जी। हम इतना लंबा अगर उसके बारे में पूरी जीवनी पढ़ेंगे तो कौन सा हम उसकी सदी में चले जाए। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन है वो सार है। मतलब अगर अपन एक व्यू में, एक पेज में अगर इसी का चैप्टर एक राज्य का अगर पढ़ना चाहें तो हम किसी भी शासक का सिर्फ इतने पॉइंट ही याद कर लेंगे तो समझ। ये जो सीरीज चालू हुई थी, ये इनकी सीरीज कब से चालू हुई थी? ये 1200 ईसा से आए थे। इसके पहले मोहम्मद गौरी कब तक रहे? 93 तो खाली था। 91 92 तराइन हुआ। 93 खाली था। 94 जयचंद पर आया। फिर उसके बाद अब ये चले गए, वहीं मरे होंगे जहाँ से आए थे, क्योंकि यहाँ तो इनका कोई वो नहीं मिला। ये वहाँ उनकी मृत्यु हुई, जो भी हमें क्या करना है वहाँ उनके उधर हुई, हमारे थोड़ी ना तो जो हम हिस्ट्री याद है। ठीक है, यही जो हिस्ट्री के जो कारनामे किए रहे वो हिस्ट्री में अपन को करने लायक। तो इन्होंने ये कर लिया। अब यहाँ पे जब इनको गुलाम वंश में आए तो अब ये तो क्लियर है ना कि ये जिंदा कब होंगे? मोहम्मद गौरी कब जिंदा हो, कब तक जिंदा होगा? 94। जब 94 में वो लड़ने आ गया तो मोहम्मद गौरी 78 में कैसे मर जाएगा? उसके आगे 2-3 साल बाद मरेगा। मतलब हमने क्या बोला, ये 1200 आया था, 1200 ईसा में आया था। तो 1200 ईसा में तो 1200 ईसा में आया था। तो ये किस लिए आया था? दहेज में ये राज्य मिला था। तो देने वाला कौन होगा? गौरी। गौरी ना, तब तक जिंदा होगा ना। 1200 से स्टार्ट इनका हुआ है ना, 1200 से स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ी ना कि वो मरे हैं तो फिर ये आए भाई। उसने तो दहेज के रूप में इनको यहाँ पे भारत में जगह दिया था, ये राज्य। तो मतलब देने वाला कौन है? गौरी। गौरी वहाँ शादी उसी टाइम हुई होगी, तब तो इनको फिर यहाँ भेजा। तो 1200 में तो मतलब उस टाइम गौरी जिंदा होगा, तब तो इनको 1200 में यहाँ जगह मिली और ये यहाँ रहे। खैर अब फिर 3-4 साल में मर गया होगा, भूला होगा। ठीक है, तो ये 1200 ईसा। ये जितने भी अभी हम जितने भी अपन कल जो ट्रिक में पढ़े थे, गुलाम वंश और कौन कौन से रहे? पहली ट्रिक, वंशों की पहली ट्रिक बताओ क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। है ना, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाब, खिले से खिल्ली। गुलाब खिले से खिल्ली, लोधी। 5 वंश थे। पक्का? अब इनको ना, इन वंश को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत। इसलिए हाँ, ये लोधी तक के इन सारों को क्या बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत। अगर इससे आपसे बोले भी कि दिल्ली सल्तनत के वंश भी पूछे तो कौन से कहलाएंगे? ये 5 ही कहलाएंगे, क्योंकि ये अधिकतर पूरे के पूरे राज्य देखो कहाँ राज्य कर रहे हैं। ये पूरी सल्तनत कहाँ है? दिल्ली की तरफ तो है। हरियाणा है ना, हरियाणा, फिर दिल्ली, जयचंद बाजू में, मालवा के उधर बाजू में दिल्ली। पूरा का मतलब ऊपर उत्तर भारत के पूरे ये हिस्से में, दिल्ली के इधर से हिस्से में पूरे में। तो इन ये ज्यादा अधिकतर राज्य ये पूरे वंश कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में। तो इसलिए इन सारे वंशों को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, ना कि मुगल को। है ना, मुगल तो इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अकबर का याद है, अकबर इलाहाबाद में क्या ले गया था तोड़ के, निकलवा के? अशोक की अभिलेख, है ना, कि उसकी बीवी दान देती हुआ अभिलेख ले जाके अपने कारवां। तो मतलब वो कहाँ है? नीचे आए ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि मतलब मुगल वगैरह तो नीचे तक आ गए, लेकिन ये सारे के सारे कहाँ थे? वहीं का वहीं। ये राज्य के पास रहते थे, अधिकतर कहाँ रहते थे? ये राज्य के पास रहे। मतलब अगर कभी भागा दौड़ी दौड़ाई भी जाए तो अपन तुरंत नदिया के पास हिंदुकुश पर्वत फिर पार करे और भाग जाए, है ना। कभी दौड़ आया, पता चले नीचे पहुंच गए, ऊपर आते तक तो कोई ना कोई इंडियन निपटा ही देगा, है ना। तो इसलिए जितने भी रहते थे तो ये कहाँ होते थे? दिल्ली साइड, दिल्ली था, इसलिए इनको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है।
इसका इनका एक सेनापति भी था। गुलाम नहीं हाँ इसी अभी तो इसका पढ़ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है। इनका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। सब गुलाम है। बख्तियार खिलजी कैसा? सब सेनापति थे। हाँ सेनापति है। उड़ाया नहीं था नालंदा को, यही ने उड़ाया था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी उड़ गई थी तो इसने क्या किया था? एक शहर बसाया था। वो शहर कौन सा था? बिहार शरीफ। कौन सा शहर था? बिहार शरीफ। ठीक है। कौन सा शहर बसाया था? बिहार शरीफ। इसी के काल में, इसी के मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ ही राज्य में इनके पास दो इतिहासकार मतलब प्रमुख रचयिता है ना। अभी सब में अपन पढ़ रहे थे रचयिता, गौरी में भी पढ़े थे। कौन कौन थे गौरी में? कौन कौन थे? उद्बी, फिरदौसी और अल-बरूनी। ठीक है। वैसे ये तो सभी रखे रहते रहे, हर राज्य चाहे अपने यहाँ क्यों, चाहे कोई कभी लेखक कवि तो होते ही थे, है ना। तो वैसे इनके में थे। तो इनके दो इतिहासकार कौन आ गए थे? हाँ कम आवाज निकल रही है थोड़ी। मिनहाज, देखो नाम एक ही बार में यहाँ 3-4 बार दोहराओगे तो हो जाएगा। मिनहाजुस। देखो ये डैश नहीं है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? नहीं, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज एक ये थे, है ना, रचयिता। इनके राज्य में मतलब मुख्य लेखक या कवि, साहित्य रचयिता, इतिहास का जो इनके इतिहास को लिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो ये राजा रखे रहते थे कि हम अपनी उपलब्धता तो हमारी बुक लिखते रहो, हम जो जो कर रहे हैं वो चीज लिखते रहो। तो वो रहे थे। और दूसरे कौन थे? हसन निजामी। कौन थे दूसरे? कौन थे? हसन निजामी। मर गए। अनुराग में जिंदा हमारे लिए छोड़ दिया। सॉरी, वो शादी न करती जो आज ये सब नहीं करना। हाँ, इसने एक पुस्तक लिखी थी। इसकी फेमस पुस्तक क्या थी? तबकाते नासरी। नासरी किसकी थी? इसकी थी। ये इसलिए इनको ये पॉइंट है, ये भूलना नहीं है। देखो अभी अगर अपन रचयिता, हर राजाओं के रचयिता ऐसे पूछते रहते हैं, अगर एक लिस्ट आपको दे देते हैं, हैनसांग कौन सी पुस्तक लिखा, फायान कौन सी लिखा, अल-बरूनी की क्या थी, रज्जाक की क्या थी, पागल हो जाएंगे। ऐसे अगर हर वंश के ये लेखकों के हम पढ़ते गए तो हमें क्या हो गया? 2 चैप्टर तैयार हो गए ना। हमारा इनकी हिस्ट्री भी हो गई और प्रमुख रचयिता भी हो गया, और उसके साथ साथ ये भी मालूम हो गया ये किसके राज्य में थे, कब थे। ठीक। अब इनकी पुस्तक थी ताज उल नासरी। किसकी? हसन निजामी। इसकी हसन निजामी की क्या थी? ताज उल नासरी। हाँ बुक हो ताजुल नासरी मतलब ताज उल नासरी इकट्ठा बोल सकते हैं। तो मिनहाज
मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम क्या था? तबकात नासरी। प्रोनाउंसिएशन चाहे अगर ना बने इतना साफ तो उसकी स्पेलिंग भी याद रहे, छप जाए तो भी अपना काम हो जाएगा। कि अगर चूजेबल आता है कि मिनहाज उस सिराज की पुस्तक कौन सी थी, रचना कौन सी थी, तो ऑब्जेक्टिव में दे दिया। तो कम से कम बोलते नहीं बने, क्या करना हमें किसी को बोल के थोड़ी ना माना, हमें तो ऑब्जेक्ट में टिक करना है। तो तबकात नासरी। अब बोले अगर हम बोले नासरी से याद रखो तो दोनों में नासरी है, अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए तबकात और इसकी ताज, दोनों ताज से स्टार्ट है ना। हसन निजामी की भी क्या इसी से स्टार्ट है, ताजुल नासरी। ठीक है, ये दो मुख्य थे। अब ये भैया क्या कर रहे थे, इन्हें पोलो खेलने का बहुत शौक था। पोलो जो घोड़ा पे बैठ के और डंडी लेके वाला। अच्छा वो बॉल मारते हैं। हाँ, बॉल नहीं, बॉल खेलते हैं। पोलो ही कहते हैं। और सर वो सर क्यों ऐसे खेलते हो, बॉल वहां तक जाती है? हॉर्स पोलो कहलाता है वो। पोलो कहलाता है। हाँ, वो क्या कहलाता है वो सर आप ही बताओ। ये इस पे टेबल पे खेलते, पूल कहलाता है। पूल। हाँ, पूल इसलिए बोलते हैं, स्विमिंग पूल टाइप का टंकी बनी रहती है उसी में, है ना, वो कहलाता है। बता दी करो, चले आगे। तो सर का पोलो किसने बताया? मोबाइल दे दे भैया, खेल ले। हाथी ताली। तो इन्होंने क्या किया, हाँ अभी पोलो बाद में आते हैं, ये मृत्यु पे। एक और चीज इसकी थी, इसने क्या किया था, कुतुब मीनार तो बनवाया, ठीक है, उसके साथ साथ एक मस्जिद का निर्माण भी कराया। ठीक है, दिल्ली में एक मस्जिद थी, कुतुबुल इस्लाम। कौन सी मस्जिद थी दिल्ली में? कुतुबुल इस्लाम। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का नाम, कुतुबुल इस्लाम। ये मस्जिद थी, ये कहाँ बनी थी? दिल्ली में मस्जिद बनी। अब देखो सीधे सर कुतुबुल इस्लाम। नहीं सर, हाँ, इसी के पास और कौन बनवाएगा, इसलिए तो कू से सभी चीजें उसने जो जो निर्माण कराया साहित्य कू से स्टार्ट है। ठीक है, तो देखो कू से कुरान खान, कुरान बख्श, ये 3 उपाधि हुई। कुरान बख्श, लाख बख्श मतलब लाखों रुपए दान देने वाला, हातिम मतलब गरीबों के मसीहा, गरीबों की मदद करने वाला। इनके गुरु का नाम क्या था? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जब इनके गुरु थे तो इनके गुरु की इन्हीं गुरु की याद में इसने क्या बना दिया था? कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, हालांकि और भी आए शासक, वो भी चाह रहे थे तो हम भी अपने लिए ऐसा बनवाए, लेकिन नहीं बनवा पाए क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी रहा कि एक बार बन गया तो खिल्ली वगैरह भी आए। फिर कुतुब इस्लाम एक मस्जिद और उसने बनाया निर्माण कार्य में जो फेमस है, 2 चीजें, कुतुब मीनार और कुतुब इस्लाम। ये भी कौन सी? दिल्ली में एक मस्जिद है, उसका नाम है कुतुब इस्लाम। बाद में खिलजी ने इसी में क्या किया था, उस मस्जिद के दीवार वगैरह तो ऐसी रही नहीं पूरे ऐसे रेंज में, तो उसने क्या किया था, उस मस्जिद के आगे खिजली वो बनवाया था, गेट बनवा दिया था अपने नाम से, बहुत बड़ा गेट बनवाया था। तो खैर खिल्जी वंश में जाएंगे, जब खिल्जी के लिए पढ़ेंगे तब अपन उसमें बात करेंगे। तो ये कुतुब इस्लाम, तो 2 चीजें इसने निर्माण कार्य में क्या किया, 2 चीजें, कुतुब मीनार और कुतुब इस्लाम। क्या उसने कुतुब मीनार अपने लिए बनवाया था? अपने, उसने किसके लिए बनवाया था? अपने गुरुजी की याद, गुरुजी के लिए नहीं बनवाया था, गुरुजी की याद में बनवाया। ठीक है, इनके मुख्य सेनापति, प्रमुख सेनापति कौन, नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसने एक शहर का निर्माण भी करा, बिहार शरीफ, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी महायान शाखा की, उसको ध्वस्त करा के फिर वहीं पे उसने बिहार शरीफ एक शहर बसाया, बिहार के बीच है। फिर इसके बाद इसी में प्रमुख रचनाकार साहित्यकार कौन हो गए? 2 थे। ठीक है, मिनहाज और सिराज, इसने कौन सी पुस्तक लिख दिया था? तबकाए नासरी। और दूसरा हसन निजामी ने क्या लिखा था? ताजुल नासरी, ये लिख दिया। अब इनके बाद ये मुख्य चीजें हो गई इनकी। ठीक है, उपाधि तो नहीं भूलेंगे अपन, इनकी हिस्ट्री भी मालूम हो गई। ये दामाद थे, और दामाद कैसे बने थे भाई? उनकी लड़के से है ना सेटिंग होके
सेटिंग करके ये कर लिया। उसके बाद उनको दहेज में भारत में मिला था, है ना, भारत के राज्य मिले, और उस कारण उन्होंने फिर यहाँ से गुलाम वंश चालू हुआ। गुलाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गुलामी थे, किसके थे, गौरी के गुलाम थे, और यहाँ पे उनको दामाद के रूप में, यहाँ पे दहेज में दामाद बनने के कारण इनको दहेज में ये राज्य दिया गया। ठीक है, इनका वंश 1200 से चालू हुआ था। ठीक है, 1200 ईस्वी से पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत 1200 ईस्वी तक चली। ठीक है, 1200 ईस्वी से स्टार्ट। अब इन्होंने क्या, रचयिता हो गए। अब निर्माण में क्या चीज हो गई, 3 चीजें हो गई ना, कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम और बिहार से। ठीक है, 3 चीजें हो गई निर्माण में। अगर निर्माण कार्य में पूछा गया तो निर्माण कार्य में इसने क्या किया, 3 चीजें, कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, और तीसरा शहर, मतलब उसने एक पर्यटन को देखने के लिए भी एक चीज बना दिया, लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए भी एक चीज बना दिया, और लोगों के रहने के लिए भी शहर बना दिया। ठीक है, अब इनको भाई साहब को क्या था, बहुत ज्यादा पोल खेलने का शौक था, बहुत ज्यादा पोलो खेलने का बहुत शौक था। तो वो घोड़े पे बैठ के पोल खेलने जाते थे। तो इनकी मृत्यु इसी पोल से हुई थी, है ना, इसी खेल से। ठीक है, ये पोलो खेलने गए थे और घोड़े से दचका के नीचे गिर गए, है ना, और घोड़ा इन्हीं को कचर के निकल गया, तो ये भी चल दिए। तो इनकी मृत्यु का कारण क्या रहा, घोड़े के कचरने के कारण, खेल में पोलो खेल खेलने में घोड़सवारी से गिरने के कारण और घोड़े के कचरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, और ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे गुलाम वंश के, बस इनको ये बोला जाता है गुलाम वंश के ये पहले शासक थे। ठीक है, अब इनको वास्तविक इसलिए नहीं कहा, देखो कोई भी इनकी बीवी का नाम नहीं बताया अभी तक। बता, बीवी का नाम इसलिए नहीं बताते मालूम, और ना ज्यादा ध्यान दिए हैं, रोल प्ले नहीं था उनका कोई रोल ही प्ले नहीं था। और उसको देखो जितना क्या है कि अगर जितना ऐसे तो उनके बच्चे के भी नाम लेंगे, नाम नहीं हाँ, है ना। अब उनकी पुत्री थी, गौरी की पुत्री थी, तो ये चीजें इसलिए इतना ध्यान नहीं दे, क्योंकि ऐसा तो कभी पूछा ही नहीं, है ना। अभी होगी ना, क्यों, आगे जो दामाद बना है वो भी तो इन्हीं का गुलाम बना है ना, इनका दामाद, तो मतलब लड़कियां होगी तभी तो एक गुलाम भी आएगा, इसके भी गुलाम है, वो भी इनकी लड़की को पटाए। शुरुआत तो चालू कहाँ से हो गई थी, गौरी से, और उसके पहले पृथ्वी, वो भी जिए रहे, क्या नाम रहा उनकी बीवी का, वो सहयोगिता, सास नाम था। जब एग्जाम के लिए बैठोगे तो ऐसे ही बोलोगे क्या, नहीं सास याद आ नाम। जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी। ठीक है, लाहौर में हुई थी इनकी मृत्यु, कहाँ हुई थी, लाहौर में, और वहीं पे इनका लाहौर में ही इनका क्या है, मकबरा है। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, वहीं पे लाहौर में ही है। अब लाहौर तो हमारे पास अब रहा है नहीं, इनका लाहौर में एक मकबरा बन गया, इनकी मृत्यु हो गई। समाधि है ना, वहीं पर उनको गाड़ के और मजार बना दिए, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया, मकबरा बन गया। ठीक है, जैसे टीपू सुल्तान का भी बना। अब इसमें क्या हुआ, ये भी हो गया। इनको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता, है ना, इनको बस बोला जाता है गुलाम वंश का पहले शासक, इसलिए नहीं कहा जाता। इनको बहुत ज्यादा तवज्जो, इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि क्या था, इन्होंने पहले क्या होता था कि जैसे राजा की जब उपाधि या शासक की लेते हैं, तो जैसे ये दिल्ली सल्तनत हो गई, जितने भी मुस्लिम हो गए, अब क्या बोलते हैं, हिंदू शासक हैं, तो वो जब राज्य के लिए जाते हैं तो वो उनका क्या होता है, राज्याभिषेक, है ना, शपथ ग्रहण, कुछ भी होगा, तिलक होगा, है ना, तो सारी चीजें होती। वैसे ही मुस्लिम के क्या होता था, जब ये शासन करने के लिए जाते थे तो इनको क्या होता था कि अपने जो वो कहलाते हैं खलीफा,
है ना। खलीफा मतलब इनके इधर के धर्म के जो गुरु होते हैं उनके, तो वो कहाँ बैठते थे, वो ईरान में उस टाइम हुआ करते थे, ईरान में। जैसे अभी यहाँ पे अपने इधर मौलाना हो गए, मुफ्ती हो गए, है ना, तो वैसे ही वहां पे क्या थे वो। अभी अपन को जैसे कोई परमिशन लेना है, जैसे अपन धर्म में त्योहार अभी होते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो कलेक्टर साहब क्या करते हैं, दोनों धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया और उनको, ऐसा नहीं कि पूरी चुंगे में लेके कलेक्टर खड़े होकर सब जगह निवेदन करे, बेटा तुम इस तरफ से चले जाना, तुम इस तरफ से चले आना, इतना टाइम नहीं है। वो क्या करता है, जितने तुम्हारे इधर के जो श्रेष्ठ गुरु कहलाए उनको बुलाया जाए, इधर के इनको बुलाया जाए, इन लीडरों को बैठा के, लीडर भी बोलेंगे लेकिन अभी अपन लीडर इसलिए नहीं, हाँ लीडर इसलिए नहीं बोलेंगे, लीडर राजनीतिक पक्ष में आ गए, लेकिन अभी क्या है, ये धर्म गुरु कहलाते हैं। इनको बैठा के पूछा जाता है कि भाई आपका ये है, ये चीजें हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी होगी कि भाई त्योहार अच्छे से हो जाए, ये चीजें कोई ऐसा ना हो, झगड़ा ना हो, आप लोग इसकी जवाबदारी लें, तभी तो आप लोग सहयोग करेंगे तो हम भी करेंगे, तो ये चीजें होती हैं। तो वैसे ही क्या होता रहा, जब भी पदवी उपाधि लेना होती है राजा को, तो उसको कहाँ जाना पड़ता था, ईरान में, उन खलीफाओं से इजाजत की हम राजा की गद्दी पे बैठने जा रहे हैं, तो वो एक परमिशन अलॉट होती थी कि हाँ एक नामा तैयार होता था, खतनामा, है ना, लेटरनामा। तो इस प्रोसेस को बोलते थे खिलउत। क्या बोला जाता रहा, इस परमिशन की जो प्रोसेस कहलाती थी उसको क्या कहा जाता था, खिलउत। उपाधि देने के लिए कहाँ जाती थी, ये देखो जहाँ पे भी उनके गुरु बैठे थे, है ना, तो ये उस समय मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वो कहाँ रहते थे, ईरान में। कहाँ रहते थे, ईरान में। वहां जाते थे, वहां से परमिशन उनसे, अपने वही गुरु से और जो भी हो खलीफा, उनसे परमिशन लेकर, और देखो अब देखा जाए बात ये हो गई कि गुरु तो ये रहे, इनसे परमिशन ले लेते हैं, लेकिन उस धर्म के मतलब उनके क्षेत्र के पूरे मतलब जो सबसे बड़ा एक वो भी होता है कि संधि के लिए, संधि सुने हो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज, दोनों पक्ष, है ना, दो पक्षों का। तो दोनों पक्षों का अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो अब उनके बीच कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए या तो अपन बड़े बड़े नेताओं के बीच में बैठेंगे कि वहां लोग उनके सामने वो भी ज्यादा अग्रेसिव ना हो पाए और ये भी ना हो, तो ये हाँ, तो ये लोग क्या होते हैं, वो बैठते हैं। तो वैसे ही क्या होता था कि यहाँ पे भी इन राजाओं के लिए सारे के सारे क्या होते रहे, इनका एक गुरु, मतलब वो बाकी चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं तो वो खड़े होके बोल दे तुम नहीं लड़ो, तुम भी नहीं लड़ो, ये भी तो हमारा शिष्य, ये भी हमसे परमिशन लेके राजा बना रहा है, ये भी तो लड़ाई का की है ना। अगर वो सिर्फ परमिशन के लिए कहाँ जाते थे, अपने खलीफा के पास, खलीफा बोला जाता था, खलीफा एक्चुअल खलीफा, और उनको क्या बोला जाता है, अभी मंत्री बोला जाता है, ठीक। तो इसलिए, और इन्होंने ये खिलउत मतलब ये प्रोसेस क्या कहलाती है, खिलउत कहलाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह परमिशन नहीं ली थी और ये डायरेक्ट क्या हो गए, राज्य में बैठ गए, राज्य में, ठीक, क्लियर है। क्या किए थे, बिना परमिशन के राज्य में बैठ गए। तो इस कारण इनको गुलाम वंश का संस्थापक नहीं कहा जाता है, इन्हें सिर्फ ये कहा जाता है गुलाम वंश के प्रथम शासक। कल का पूरा रिपीट करें। अब देखो ये चैप्टर खत्म हुआ है ना, गुलाम वंश का पहला शासक का चैप्टर, क्योंकि हर अब गुलाम वंश से पहले अभी क्या होता था, अपन एक एक वंश एक एक दिन पढ़ सकते रहे, ठीक है। अभी एक एक वंश एक एक दिन नहीं पढ़ सकते, एक वंश के एक राजा का एक शासक को एक दिन पढ़ पा है, क्योंकि यही में देखो इतना हुआ भर गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इसमें भी अपन ने आधी हिस्ट्री तो इसकी पहली पढ़ चुके है ना, आधी हिस्ट्री तो अपन पहली पढ़ चुके। ये उसके बाद की है कि भाई शादी करने के बाद, निकाह करने के बाद की उसकी हिस्ट्री है कि भाई फिर इनको जब राज्य मिला तो फिर ये बैठे, फिर इनको क्या क्या कहा गया, ठीक है, किस बात की उपाधि गई। जजिया कर किसने लगाया था, वैसे किसने चालू किया था, गौरी
नहीं हमने नहीं लगाया था। सख्त। सुनो सिर्फ 5 मिनट है, कल से परसों की क्लास का लेके अभी तक पूरे एक बार बस देख लो, उसके बाद कॉपी किताबें किनारे रख दो, ठीक है। फिर ये रिपीट होगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इल्तुमुस। फिर स्टॉप कर दूं।